तो हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में, भारतीय राजनीति में भारतीय संविधान की विकास यात्रा। भारतीय संविधान की विकास यात्रा की बात करेंगे, यानी कि जो हमारा संविधान है भारत का, जो हम आज अपने संविधान के अनुरूप अपने देश की शासन व्यवस्था को संचालित होते हुए जो देखते हैं, जो देख रहे हैं, उस संविधान की यात्रा यहाँ तक कैसे पहुँची, कैसे वो संविधान जो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस पर किन सारे तथ्यों का इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा, उन सारे चीज़ों पर जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सारे टॉपिक बाई टॉपिक। एक ही वीडियो में सारा ये चीज़ क्लियर तो नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे जो है वो शासन है। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करेंगे, संवैधानिक विकास के चरण की चर्चा करेंगे। द स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की हम चर्चा करेंगे, यानी कि संवैधानिक विकास की चरण की बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी भारतीय संविधान है वो अभी यहाँ तक जो पहुँची, जो हम पहली बैठक 1946 में देखते हैं भारत की संविधान सभा की, तो ये जो पहली बैठक हुई, इसके पहले भी जो अंग्रेज हमारे ऊपर जो शासन कर रहे थे, उनका शासन करने का जो तौर तरीका था, जो उन लोग एक्ट ला रहे थे, जो उन लोग चार्टर जारी कर रहे थे, उसका भी प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर पड़ा। यानी कि अचानक कोई एक दिन का, या जो हम कहते हैं कि 2 साल 3 साल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन करते हैं, या लगभग 3 वर्ष की बात करते हैं, ये केवल लगभग 3 वर्षों का रिजल्ट नहीं है। हमारा भारतीय संविधान एक लंबा अनुभव का परिणाम है, एक लंबा रिजल्ट का परिणाम है हमारा भारतीय संविधान, जो लगभग जो है वो 200 वर्षों का सफर तय की है। हमने उन तमाम सफरों का अनुभव इसमें साझा किया है, हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, हमारे भारतीय नेताओं के द्वारा, संविधान बनाने वालों के द्वारा। तो चर्चा हम लोग करेंगे संविधान के ऐतिहासिक विकास का। इससे पहले थोड़ा सा ये चर्चा कर लेते हैं कि संविधान आखिर है क्या। तो संविधान जो है कुछ बुनियादी नियम होता है, जिसे नागरिकों को भी मानना होता है और सरकार को भी मानना होता है। और किसी भी देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, लोकतंत्र के विषय में खास करके मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक नियमों की आवश्यकता होती है, और उन लिखित नियमों के संग्रह को ही हम संविधान कहते हैं। और जब हम संविधान कहते हैं तो सम जोड़ विधान होता है, यानी कि सम मतलब बराबर और विधान मतलब विधि नियम, यानी सभी के लिए वो विधि वो नियम बराबर होता है। फिर चाहे वो अमीर हो, फिर चाहे वो गरीब हो, नाटा हो, लंबा हो, पतला हो, मोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं रखता है। और इन नियमों को जो है नागरिक और सरकार दोनों को मानना होता है। संविधान जो होता है वो नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्तियां, अधिकार, ये सारे चीज़ों को निर्धारित करने का कार्य होती है। और संविधान के होने से ही किसी भी देश की शासन व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चलती है, व्यवस्थित होती है। तो चलते हैं, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले संवैधानिक विकास की चरण की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में अंग्रेजों का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उपनिवेशिक क्षेत्र पर उपनिवेश रहा। यहाँ हर एक क्षेत्रों पर उन लोगों ने धीरे धीरे पैर पसारते गए। पहले वो आए, खड़ा होने का आदेश मांगे, फिर उसके बाद बैठने का आदेश मांगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा कहें कि चलो भाई पसर जाते हैं, तो फिर वो पसरने का आदेश मांगे, और उसके बाद फिर बोले कि भाई अब जरा इधर उधर घुलटनियाँ मारने दो। फिर घुलटनियाँ मारने लगे, और घुलटनियाँ मारते मारते जो हम भारतीय थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनको वो चौकी खटिया से ही बाहर फेंक दिए, और वो खुद पूरा चौकी और खटिया पे कब्जा कर लिए। तो उसी पे चर्चा कर रहे हैं। बाय द वे वो सारे कंटेंट जो है, वो सारे कंसेप्ट हैं, वो हिस्ट्री के हैं, इतिहास के हैं, परंतु फिर भी जब हम भारतीय संविधान की निर्माण की चर्चा करते हैं तो इन सारे तथ्यों को भी इसमें जोड़ना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर जो देखेंगे, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास को, उसको 2 भागों में बांट करके हम लोगों को देखना है। आप देख सकते हैं, जैसे एक भाग जो है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन का शासन, और एक भाग जो है वो ब्रिटिश शासन के अधीन शासन। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत में जो शासन हुआ, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया, उसके बाद जो है प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने शासन किया। तो उसके दरमियान में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में जब हमारे भारत पर शासन हुआ, तो उन लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन कौन से एक्ट लाया। जैसे 1600 ईस्वी से शुरू करते हैं,
1726, 1773, 1781, 1784, 1786, 1793, 1813, 1833, 1853, यानी 1600 ईस्वी से लेकर के 1853 तक की जो बात होती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन की बात होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे कर्मचारियां या जो उनके संगठन बनाई गई थी, जो समिति बनाई गई थी, उनको द्वारा जो है वो सारे अधिनियम, चार्टर जो है वो लाया गया था। लेकिन हम जानते हैं कि 1857 में जो है वो हमारे देश में स्वतंत्रता होता है, स्वतंत्रता की आंदोलन होती है, माफ़ कीजिएगा। तो पहला भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम होता है। उसके बाद जो है यहाँ से सारी रूपरेखा शासन करने का बदल जाता है और भारत पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ना हो करके डायरेक्ट जो है ब्रिटिश शासन का अधीन शासन हो जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का हो जाता है 1858 से। तो 1858 से शुरू होता है जो 1858, 1861, 1873, 1876, 1892, 1909, 1919, 1935, 1942, 1945, 1946, 1947, ये सारे एक्ट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं भारत में शासन करने के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही सुना कि भारत में शासन करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है समय समय पर वो एक्ट बनाती थी, नियमों में सुधार करती थी, ताकि हम भारत में लंबे समय तक शासन कर सके, नियम से हम कर सकें। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करने के लिए वो अपने सारे अधिनियमों को लाया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उसके कुछ हम चर्चा करने से पहले कुछ शब्दावलियों पर भी चर्चा करना आवश्यक मानते हैं। जैसे अगर आप चार्टर की बात करते हैं, यानी कि चार्टर का मतलब होता है राजा आज्ञा, राजा का आज्ञा। चार्टर का मतलब ही हो गया कि राजा का दिया हुआ डायरेक्ट रूप से आदेश। यह बात अलग है कि 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आने के लिए जब आदेश मांगा था इस कंपनी ने, तो उस टाइम राजा नहीं, महारानी थी। बिल्कुल सही सुना, महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ थी। तो उन्होंने जो है आने का आदेश दिया था। लेकिन चार्टर का मतलब होता है राजा का दिया गया डायरेक्ट रूप से आदेश। जो आदेश राजा के द्वारा दिया गया है उसको हम चार्टर कहेंगे। जो आदेश विधान परिषद के द्वारा दिया गया है तो उसको हम परिषद अधिनियम कहेंगे। और जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन जब आया तो उसको हम भारत शासन अधिनियम कहेंगे। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि 1726, 1773, 1781, 1784, 1786, 1793, 1813, 1833, 1853, ये जो है राजाज्ञा है, चार्टर है। हम यहां से लेकर के 1600 से 1853 तक का हम चार्टर कह सकते हैं, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। सबसे पहली बात कि हम 1600 से लेकर के आने वाले धीरे धीरे वीडियोस में हम 1947 तक पहुंचे। उससे पहले आप सभी तैयारी करने वाले, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से मैं कहूंगा कि यदि ये हमारा क्रम याद है तो फिर हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर हमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। हम रटते कब हैं? जब हमें कोई क्रम याद नहीं होता है। कोई कंटेंट हम 1600 से उठा लेते हैं, कोई कंटेंट हम 1793 से पढ़ते हैं, तो कभी हम 1919 से पढ़ते हैं। ऐसा हम उछल कूद करके जब हम पढ़ते हैं तो हमें रटने की आवश्यकता होती है। तो हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। समझने से पहले हमें सुनना है। तो इसको क्रम पहले याद कर लीजिए। पहले तो कंपनी के अधीन शासन वाला आप याद कर लीजिए। एक बार बोलिएगा मेरे साथ, 1600 ईस्वी, 1726, 1773, 1781, 1784, 1786, 1793, 1813, 1833, 1853। आपको भी इस तरीके से बाद में बोलना है, याद कर लेना है, ठीक है। बहुत सारे बुक में आपको 1773 से यह स्टार्ट होता है, 1773, 1781, 84 और सीधे 93 तक ले जाता है। फिर उसके बाद 13, 33 और सीधे 58, 61 के बाद सीधे 92 की चर्चा कर देता है, 1909 की चर्चा करता है। तो सभी का एक अपना अपना कंटेंट देने का एक तरीका है। ऐसा नहीं कि कोई किताब खराब होता है, सब किताब अपने अपने जगह पर अपने तरीके से बताने का प्रयास करता है। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को बहुत ढंग से बताऊं, एक भी कंटेंट इससे ना छूटे, कहीं से भी आए तो हम उसको बना ले। तो सबसे पहले हम 1600 ईस्वी की बात करते हैं। हम सबसे पहले 1600 ईस्वी की बात करते हैं। वो 1600 जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना व्यापार करने का अधिकार मांगा, अर्थात आज्ञा मांगा। तो जब भारत में आने का उसने
आज्ञा मांगा तो उस टाइम जो है महारानी एलिजाबेथ वहां की महारानी थी। तो वो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि भाई हमें भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे दीजिए। एकाधिकार मतलब हमारे अलावा इंग्लैंड से और कोई कंपनी भारत में जाकर व्यापार ना करे। फाइनली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर हम मालिकों की बात करें तो इसमें मालिक एक नहीं अनेक थे। इसमें शेयर की तरह होता था, शेयर भाई खरीदिए, आप भी इसका मालिक बन जाइए, हिस्सेदार बन जाइए। लगभग 1000 मालिक थे उसमें, और मान लीजिए कि 500 पाउंड आपने दिया तो भाई उसके आप मालिक हो गए, किसी ने दिया तो मालिक हो गए। तो एक मालिकों का ये समूह होता था ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बाद जो है यहाँ पर वो आए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में यानी कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत के साथ समुद्री व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर लिया महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, और वो भी 15 वर्षों का। याद रखिएगा कि शुरू में कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का कितने सालों का, कितने वर्षों का अधिकार मिला था? तो मात्र 15 वर्षों का उसको अधिकार मिला था। धीरे धीरे जो है वो बढ़ते चला गया। वो बात है ना कि अंग्रेज भी कहते हैं कि हम तो भारत को कब्जा करने आए ही नहीं थे, हम तो गुलाम बनाने ही नहीं आए थे, हमने तो भारत को बेहोशी हालत में ही बना लिया, भारत को बेहोशी हालत में ही अपने कंट्रोल में कर लिया। और बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि जिस तरीके से उन्होंने अपना पैर पसारा और जो घुलटनियाँ मार के हमारे लोगों को यहाँ से साइड किया, वो गजब ढंग का उन्होंने नियम बनाया और नियम से ही उन लोगों ने शासन किया। तो 1600 ईस्वी में आपको इतना याद रखना है कि 31 दिसंबर 1600 महारानी एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार का एकाधिकार प्राप्त किया 15 वर्षों के लिए। ये यहाँ का कंटेंट है। इसके पहले आप यहाँ पर आपका नजर जा रहा होगा कि गवर्नर लिखा हुआ है, बंगाल का गवर्नर लिखा हुआ है, भारत का गवर्नर जनरल लिखा हुआ है, और यहाँ पे वायसराय पद लिखा हुआ है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कंपनी अपना यहाँ पर एक प्रतिनिधि रखते थे, जो उसका काम होता था भारत में सारे चीज़ों को, ईस्ट इंडिया कंपनियों को देख रेख करना, और उसका उत्तरदायित्व होता था कि वो कंपनी के अधीन वो सारी रिपोर्टों को प्रस्तुत करे। तो 1600 और 1726 में आप जो देख रहे हैं वो 1773 से पहले वो उन कर्मचारियों को, उन प्रतिनिधि को गवर्नर कहा जाता था। लेकिन जब नियम बदला, समय बदला, तो नियम भी बदली, और नियम बदली तो 1773 से वो गवर्नर जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद सृजित हो गया। और जो 1773 से शुरू हुआ वो आपके 1858 के पहले तक 1833 के पहले तक जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में ही रहा। यानी 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल का पद शुरू हुआ, और बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 से लेके आप 1833 के पहले तक सुनेंगे। और 1833 में ये पद जो है वो भारत का गवर्नर जनरल के रूप में परिवर्तित हो गया, और 1833 से लेकर 1858 के पहले तक भारत का गवर्नर जनरल के रूप में रहा। एक छोटा सा समझ सकते हैं इस क्रम से कि शुरुआत में गवर्नर, ठीक है, और गवर्नर से फिर हुआ बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब बंगाल का गवर्नर जनरल से हुआ भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल के बाद हुआ भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। तो सबसे पहले हमारा कौन सा क्रम है? गवर्नर, गवर्नर के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके बाद कौन हुआ? भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद कौन हुआ? भारत का वायसराय। तो बंगाल गवर्नर छोड़िए, बंगाल का गवर्नर जनरल कब से शुरू हुआ? तो 1773 से, 1773 के अधिनियम से। और भारत का गवर्नर जनरल तो 1833 से। वही चीज जो है यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया कि 1833 से शुरुआत हुई भारत का गवर्नर जनरल, 1858 से वही वाला पद बदल गया वायसराय पद, ठीक है, नाम बदलते चला गया। तो हम बात कर रहे थे 1600 में। तो 1600 में आपको कितने पॉइंट याद रखना? 31 दिसंबर 1600 कंपनी को जो है आदेश मिल गया 15 वर्षों का भारत के साथ व्यापार करने का, इतना याद रखेंगे। तो कंपनी जब यहाँ आई भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें मैंने बोला अनेक मालिक थे, कोई भी जो उसका खरीदता था मालिकाना हक उसको
मालिक ही कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, प्रोप्राइटर कह सकते हैं उसको, इंग्लिश में प्रोप्राइटर उसको मिल जाता था। तो यहाँ आने के बाद जो है वो कंपनी हालांकि एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी के जो वो मालिक थे भाई, हजारों आदमी मिलके चला तो जरूर रहे थे, लेकिन उसका सारा डायरेक्शन करने के लिए हजारों लोग एक जगह एकत्रित होना बड़ा संभव नहीं था, असंभव था। इसलिए उन लोगों ने एक समिति बनाया था, जिस समिति का नाम था निदेशक मंडल। निदेशक मंडल ये था, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये एक समिति के टाइप का था। इसमें 24 सदस्य होते थे और वो वही सदस्य होते थे जो कंपनी के प्रोप्राइटर खरीद रख चुके थे, यानी कि मालिक होते थे। 24 सदस्य, और ये 24 सदस्य जो है वो एक वर्ष के लिए ही चुने जाते थे। एक वर्ष जैसे ही हुआ सारा ये डिसॉल्व हो गया, यानी विघटन हो गया, सारे के सारे 24 सदस्य को पदमुक्त कर दिया गया। फिर अगले 24 सदस्य को चुना जाता था, यानी मालिक में से अगले 24 सदस्यों को चुना जाता था। फिर एक वर्ष हुआ, फिर सारे समाप्त, फिर 24 सदस्य, फिर 24 सदस्य लाया जाता था एक वर्ष, यानी एक वर्ष के लिए निदेशक मंडल का गठन होता था। उसके सदस्यों का कार्यकाल भी एक वर्ष होता था। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि उसमें 73 में जब पहुंचेंगे तो इसमें सारे नियमों में चेंजिंग कर देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, यानी कि निदेशक मंडल में जो है, निदेशक मंडल में कितना सदस्य थे? 24। कितने सदस्य? 24। कितने वर्षों के लिए चुने जाते थे? एक वर्षों के लिए। बहुत अच्छा। इसी तरीके से आप लोग को पीछे से बोलना है, अगर नहीं बोलते हैं तो फिर बोलिए, बोलने से ही याद होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक मंडल में कुल सदस्यों की संख्या कितना थी शुरुआत में, आरंभ में वही तो 24। कितने वर्षों के लिए? एक वर्ष। एक वर्ष के बाद विघटित, फिर से 24 सदस्य आते थे। चलिए अभी 1600 के बाद हम चलते हैं 1726 में। 1726 की अगर हम चर्चा करें तो 1726 में क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा कि भाई 1600 ईस्वी में, यानी कि 1726 के पहले कंपनी के लिए भारत में कैसे कंपनी अपना व्यापार करेगी, उसका सारा नियम बनाने का काम जो होता था वो निदेशक मंडल के पास होता था। निदेशक मंडल के पास होता था। निदेशक मंडल, तो निदेशक मंडल ही 1726 के पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने से रिलेटेड जो नियम बनाना होता था वो निदेशक मंडल बनाते थे, यानी 24 सदस्य बनाते थे। लेकिन 1726 में इतना काम किया, अरे भाई कौन उतना बनाएगा। निदेशक मंडल कहा कि भाई एक काम करो, भारत में तो हम रहते नहीं, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो वह इंग्लैंड में रहते थे, ये 24 के 24 सदस्य इंग्लैंड में बैठे रहते थे। तो इन लोग का कहना था कि हम लोग तो भारत में रहते नहीं, भारत की परिस्थितियों को तो जानते नहीं, यहाँ बैठे बैठे हम लोग बना देते हैं। भारत में कौन रहते हैं? हमारे गवर्नर रहते हैं। तो भाई ये पावर गवर्नर को दे दो नियम बनाने का। तो गवर्नर को दे दिया गया, कंपनी के किस तरीके से भारत में व्यापार करेगी, उसका नियम क्या होगा, ये काम गवर्नर तय करेंगे। और जब यहां पर कंपनी आई भारत में, तो शुरुआत में जो है ना वो बंगाल, फिर आपका मद्रास, फिर यहाँ जो बंबई, बंगाल, मद्रास, बंबई, यहां पर इनका पैर फैल चुका था। तो 1726 में इन तीनों प्रांतों को गवर्नर को भारत में कानून बनाने का अधिकार दिया। 1726 में महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है, 1726। तो भाई 1726 के पहले किसके पास ये शक्ति थी नियम बनाने का? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल के पास। अब यहां से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, यानी 1600 ईस्वी हो गया, 1726 हो गया, यहां से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा जो है ये राजनीति जो शुरुआत है संविधान निर्माण का, वो उसका टॉपिक गहरा होते जाता है। बड़े आश्चर्य के साथ बहुत सारे काम हम लोग को सुनने को मिलेगा। जैसे 1773 में बहुत सारे बदलाव होने शुरू हो गए। आपको बताने लगे कि भाई जो गवर्नर यहाँ के थे, भारत में जो गवर्नर आ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो कंपनी के लिए कम और अपने फायदे के लिए बहुत सारे काम करने लग गए। अगर कंपनी को मान लीजिए कि 4 रुपया दे रहे हैं तो गवर्नर को 400 रुपया बेनिफिट हो रहा है, यानी गवर्नर ज़्यादा बेनिफिट खा रहा था और कंपनी जो है कम। तो ये बात में उनको पता चला था, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे नियम भी बदले। आपको इतना बताते चलते हैं कि 1726 के बाद हम लोग 1757 का प्लासी युद्ध भी पढ़े हैं। प्लासी युद्ध होता है अंग्रेजों का। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है
और ये दो युद्ध जब अंग्रेज यहां जीत जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहां जीत जाती है, तो ये मनबढ़ू हो जाते हैं। इनको लगता है कि अब भारत में हम सब काम कर लेंगे। तो हराना तो आम बात है जी, भारतीय लोगों को राजा को मिलाओ, चंद पैसे फेंको, अपने पक्ष में करो और इनको जो है भारत को लूट लो। भाई इन लोग राजा को अपना राजा से लड़वा देते थे, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़वा देते थे, और एक क्षेत्र को धन का लालच दे दिए, पद का लालच दे दिए और लड़वाने का काम करते थे। तो 1757 का युद्ध जीता, 64 का युद्ध जीता। उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि अब ऐसे नहीं होगा, अब भारत में शासन करना है, अब भारत में शासन ढंग से करना है। इसके लिए काम करना होगा कि नियम लाएंगे, अब नियमबद्ध तरीके से करेंगे। तो कंपनी ने पहली बार भारत में शासन करने के लिए लिखित संविधान बनाया, वो 1773 के एक्ट में। इतना जान लीजिए, 1773 के एक्ट में। यानी दो युद्ध जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को लगने लगी कि अब हम लोगों को जो है धीरे धीरे भारत पर शिकंजा कस गया है, पूरा हम लोगों ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। अब इसको ढंग से कंट्रोल करना है, कहीं जो हमने कंट्रोल करना शुरू किया है ये भारत हमारे हाथ से न फिसल जाए। इसलिए भाई अब हम कानून बनाएंगे, अब अधिनियम लाएंगे अब हम अधिनियम से शासन करेंगे यहाँ पर। इसलिए इन लोगों ने सबसे पहले 1773 में जो है इन लोगों ने अधिनियम लाने का काम किया, और यहीं पर गवर्नर का जो है नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। अब ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कारण यह है कि पलासी और बक्सर का जो युद्ध जीता, बंगाल की जो है भूमिका, बंगाल के गवर्नर का बहुत बड़ी भूमिका थी। तो भाई निदेशक मंडल ने कहा कि सीखो मद्रास वालों, और ये मद्रास वाले और ये बंबई वाले, सीखो बंगाल का गवर्नर कितना तेज है, कितना फुर्ती है, तुम लोग एक काम करो इसके अंडर में चल जाओ। इन लोग क्या किया निदेशक मंडल ने कि बंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन में कर दिया। तो भाई जब दो गवर्नर का हेड हो गया ये, तो इसका पद ऊंचा कर दिया, इसके नाम में जो है गवर्नर के साथ जनरल जोड़ दिया, गवर्नर जनरल कर दिया इसके अधीन में करने के बाद। तो ये मैं आपको इस वीडियोस में फिलहाल बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और आप लोग देख नहीं पाएंगे शायद पूरा लॉन्ग वीडियोस, क्योंकि सभी को पसंद है आज के रील्स के ज़माने में 20 सेकंड और 30 सेकंड का, और मैं आपको 25 और 26 मिनट का वीडियो देता हूं। तो पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है। आपको अगर अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर कमेंट किया कीजिए कि हाँ हमें अच्छा लगा, हाँ हमें समझ में आया, या कोई ऐसा कंटेंट जो मैं बता रहा होता हूँ उसमें अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट बुझाए उसको भी आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और अगला जो हम लोग 1773 का यहाँ से शुरू करेंगे, हम लोग 1773 का, तो 1773 के लिए आप हमारे अगले वीडियो में देखें। अगले वीडियो में इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, 1773 ईस्वी का अधिनियम। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप अभी नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास भी भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले